स्वागत आप सभी का खिड़की के इस शानदार इंटरव्यू लाइव सेशन में। आज हमारे साथ जुड़ेंगे किंशुक गुप्ता जी। पहले जुड़ने वालों का इस्तकबाल कर लेते हैं। अभिषेक जी, उजाला जी, अगर आवाज़ में कुछ भी समस्या हो तो आप मुझे बताइए ताकि बेटर सेटिंग में हम लोग जा सकें। राहुल जायसवाल जी, हर्ष द्विवेदी जी, हेलो एवरीवन। बड़े दिन बाद लाइव आने का मौका मिला है खिड़की से, और खिड़की जीवन में बहुत ज़रूरी है। जहाँ राजस्थान प्रदेश में बहुत गर्मी के आसार हैं, वहाँ शाम को होती छोटी छोटी बारिश और इन बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों से इस गर्मी से एक एस्केप रूट, एक खिड़की मिल जाती है। मेघा जी नमस्ते। मैं चेक करता जा रहा हूँ आप सभी की रिक्वेस्ट को। पीलू बेयर, व्हाट अ नाइस नेम। सिद्दीकी सर जी, बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। थोड़ा सा कनेक्शन में बेटर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, आ गए हैं हमारे साथ मोस्ट अवेटेड पर्सन ऑफ दिस इवनिंग, अभिषेक जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस्तकबाल करता हूं मैं इस लाइव इंटरव्यू लाइव सेशन में। किंशुक आपका नाम है, तो एक बार दर्शक सभी जानना चाहेंगे इस अद्भुत से नाम का मतलब। आप अपनी ही साहित्यिक भाषा, अपने अंदाज में बताइए, और उसके बाद मैं आपका इंट्रो दूंगा और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज होगा। किंशुक पलाश के फूल को कहते हैं, और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि राजस्थान में गर्मी के आसार हैं, तो किंशुक का समय जा चुका है। किंशुक का ऐसे फूल हैं जो कि बहुत गर्मी में खिलते हैं, पलाश के फूल, जब और कोई फूल नहीं खिल रहा होता है। तो वही है किंशुक का नाम, मतलब जैसे पलाश के फूल लाल लाल होते हैं, ऐसे ही राजस्थान में 12 से 4 के बीच लाल लाल अंगारे बरसते नजर आते हैं। तो दोस्तों, किंशुक जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। किंशुक जी न सिर्फ एक बेहतरीन मेडिकल स्टूडेंट रहे अपनी लाइफ में, बल्कि एक शानदार राइटर, ट्रांसलेटर, कवि हैं, और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। बहुत बेहतरीन और एक नवीन विषयों को लिखने की इनकी विधा है। आपकी किताब भी पब्लिश हो चुकी है, आपको अवार्ड मिल चुका है, डॉक्टर अनामिका पोइट्री प्राइज, जो कि 2021 में मिला था। रवि प्रभाकर समिति लघु कथा सम्मान इन्हें मिल चुका है 2022 में। फेरिस बहुत लंबी है। हाँ किंशुक जी, आप स्माइल करके अपना बहुत मोडेस्टी शो कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बेहतरीन राइटर हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, आज इस इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए आपके बारे में, और बातें बताने से पहले आप मुझे बताइए ये लेखन की शुरुआत हुई कैसे? लेखन की शुरुआत मुझे लगता है जैसे सबकी होती है, वो स्कूल से ही शुरुआत हुई। और मेरे एक प्रोफेसर थे इंग्लिश के, कहीं ना कहीं मैं उनको चिट्ठियां लिखा करता था, और वो इंग्लिश में लिखा करता था। मैं बहुत छोटे से हरियाणा के एक शहर से आता हूँ, कैथल से, और वहां पर कुछ भी मतलब इंग्लिश बोलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह से माना जाता था, और मेरी इंग्लिश हमेशा से बहुत बहुत कमजोर थी। तो मैं उनको वो लेटर्स लिखा करता था, जिसका वो जवाब दिया करते थे। और वो प्रोफेसर ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं लिखता रहूं, मैं लिखूं लिखूं लिखूं। और तभी मुझे याद है कि एक एंथोलॉजी जैसा कुछ आया था, जिसका कॉल फेसबुक पे आया था, और मैंने वहां पे सबमिट किया, और वो सेलेक्ट हुआ।
वहीं से मुझे लगता है कि लेखन की शुरुआत हुई। और उसके बाद फिर यही है कि बहुत सारे लोग मिलते गए जिन्होंने मुझे बहुत तरह से सपोर्ट किया, बहुत सारे राइटर्स, मतलब आप बहुत तमाम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। नहीं, नाम बहुत सारे हैं। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो मृदुला जी, ममता जी, अलका सरावगी, फिर अदिति जो मेरी पब्लिशर थी, तमाम जयंती रंगनाथन, पुनीत कुसुम और बहुत सारे लोग। मतलब मुझे लगता है कि मैं जिन भी लोगों से मिलता हूँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे लेखन में वो कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं किसी ना किसी तरह से, चाहे वो अपनी जीवन के संघर्ष, जीवन की अपनी कहानी बताकर जुड़ जाए, या फिर वो मुझे मेरा कुछ पढ़ के उस पर कुछ कमेंट देके जुड़ जाए, वो किसी ना किसी तरह से जुड़ जाते हैं। और बड़ा मुश्किल है ऐसे नाम में, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब अभी मैंने देखा लाइव में परवीन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, मेरी मेंटोर भी रही किसी समय पर, रेड रिवर प्रेस, तमाम लोग, मतलब मैं बहुत सारे लोग रहे लेखन की यात्रा में। और मुझे लगता है कि मेहनत आप खुद कर रहे होते हो, लेकिन हेल्प जब आप कहीं एक एक कम्युनिटी होती है, लोग होते हैं जो कि पब्लिश्ड हैं, जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि आप अच्छा लिख रहे हो, आप लिखते रहो लिखते रहो। तो मुझे लगता है कि उसने जरूर प्रोपेल किया। और फिर धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब जाकर जो एक बाहरी फसाड होता है, एक एक क्रेज होता है पब्लिशिंग का, अवार्ड्स जीतने का, एक अच्छे एक बाहरी जो सब कुछ उपलब्धि होती है, उसके इतर अब मुझे जो है वो एक इंटरनल कॉलिंग जिसको कहना चाहिए कि मुझे क्यों लिखना है और वो लिखना मेरे लिए क्यों जरूरी है, वो मुझे मिल गई है। तो अब क्योंकि वो धीरे धीरे मिलती जा रही है और मैं बहुत क्लियर महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं क्यों लिखना चाहता हूँ और क्यों पढ़ना चाहता हूँ, तो अब बहुत मुझे लगता है कि लेखन मेरे लिए जरूरी हो गया है। तो बहुत सुपरफिशियल चीजों से शुरू होकर काफी एक अंतर्मुखी जो एक यात्रा है वो जारी है, और यात्राएं तो जारी ही रहती हैं, यात्राओं का कोई अंत नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी वो यात्रा का मुकाम मुझे शायद मिलेगा। बहुत अच्छे शब्दों में आपने अपनी यात्रा को सुनाया, यात्रा का बखान किया। सफर चलता रहेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए राज साहब का मुझे एक छोटा सा शेर याद आता है कि सफर में जो मजा है वो सफर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। और वो ये कहते हैं कि चले चलो जहां तक आसमान रहे, कि क्या की उठे कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान है। तो ये जो थकान है, शायद इसी का मजा है। ये जो थकान है यही अच्छे लेखन को प्रोपेल करती है, अच्छे लिखने को प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। तो आपके बारे में जब जितना मैंने पढ़ा जाना, आपको मैं काफी समय से फॉलो करता रहा हूँ, आपकी रिव्यू बड़े जबरदस्त रहे हैं। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए और दर्शकों को भी अवगत कराइए इस बात से कि रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है और ट्रांसलेशन से कैसे आप अपने यात्रा में, क्योंकि लिखना एक अलग विधा है, लेकिन किसी और के लिखे हुए को किसी और भाषा में ट्रांसलेट करते हुए उसकी रूह को जज्ब कर लेना, उसकी रूह को बरकरार रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो इसके बारे में बताइए। मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो फिर मैं कहूँगा, क्योंकि आपने अभी कहा मैं एक डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल की कश्मकश इतनी जबरदस्त होती है कि आप चाहें तो उस कश्मकश में पूरी तरह से डूब सकते हैं। वो आपको पूरी तरह से सोख लेगा, आपकी पूरी जान को, पूरी क्षमता को, पूरी क्रिएटिविटी को, सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि रिव्यूज या फिर ट्रांसलेशन वो ऐसे मेरे लिए कम से कम ऐसी विधाएं हैं जहां पर मैं एक वो मेडिसिन से बाहर निकल के
रिव्यूज करता हूँ या किताबें पढ़ता हूँ, अब वो एक तरीका है कि मैं किताबें पढ़ पाता हूँ, कुछ नई किताबें आई हैं तो और इसकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई। मुझे लगता है कि पहला रिव्यू मेरा शायद मुझे याद भी नहीं है, ऐसे ही किसी मैगजीन में छपा था। और ठीक है, क्योंकि एक रिव्यूइंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है, एक्ट ऑफ ह्यूमिलिटी है, एक्ट ऑफ काइंडनेस है, और एक तरीका है कि आप जिस राइटर को या जिस एक किताब को या जिस रचना को आप पढ़ रहे हैं, आप उस लेखक के प्रति थोड़ी सी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, क्योंकि वही तरीका है। मेरी अपनी किताब आई है और मैं जब देख रहा हूँ कि कुछ लोग बहुत कोशिश करके चाह रहे हैं कि मेरी किताब का वो रिव्यू कहीं पे कर पाए, तो मैं जानता हूं कि वो कितना मुश्किल होता है। अब क्योंकि मैंने काफी रिव्यूज किए हैं तो मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं कि किस तरह से एक पूरा मार्केट है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं। तो रिव्यू मैंने ऐसे ही करना शुरू किया था, दो कारणों से, कि एक तो नई किताबें पढ़ने को मिलेंगी और दूसरा मैं मेडिसिन से कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए थोड़ा थोड़ा बाहर आ पाऊंगा। फिर धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैं बात कर पाया एडिटर से, हिंदू के, लाइव मिंट के, हिंदुस्तान टाइम्स, तमाम न्यूज़पेपर्स के एडिटर से कांटेक्ट जब मेरा एस्टैब्लिश हुआ, तो फिर मैंने वहां पर रिव्यूज पिच करने शुरू किए। और जब वहां पे करने शुरू किए तो वो एडिटर्स भी बहुत इंटरेस्टेड थे कि रिव्यूज भेजो, और इसी तरह से रिव्यूइंग का जो है वो सिलसिला चल पड़ा। अब जितनी भी किताबें होती हैं, एक तो ये है कि आप बहुत अपडेटेड रहते हो, रिव्यूज करने की वजह से आप सारी किताबों को देख रहे हो, आपको एडिटर्स भेज रहे हैं कि हाँ ये किताबें हैं, आप रिव्यू करना चाहते हो, तो बहुत अपडेटेड रहते हो, आपको पता रहता है कि नया क्या लिखा जा रहा है, नया क्या हो रहा है, और उसी तरह से आप फिर आगे अब कहीं ना कहीं उसका आपके लेखन पे भी प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं एक किताब को, मुझे लगता है, रिव्यूइंग इसलिए भी बहुत जरूरी है कि एक किताब को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे लगता है एक रीडर और एक राइटर जैसे किताब को पढ़ता है और एक क्रिटिक जैसे किताब को पढ़ता है, उसमें बहुत अंतर होता है। तो जब आप मनोरंजन, सिर्फ खालिस मनोरंजन से बाहर आ जाते हैं और आप एक राइटर की टेक्निक्स को, और वो राइटर को, आप उस राइटर को और उस क्रिएशन को एक लार्जर लिटरेरी लैंडस्केप में प्लेस करना सीखते हो धीरे धीरे, तो वो मुझे लगता है कि रिव्यूइंग ने मुझे सिखाया है। और मैं रिव्यूइंग का बहुत मुझे लगता है कि वो रिव्यूज की कला जो है, जो क्रिटिसिज्म की जो कला है, वो साहित्यिक क्रिटिसिज्म की कला तो खत्म ही होती जा रही है। बहुत कम लोग हैं जो कि कुछ एनालिसिस आपको दे पाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम रिव्यूज जो होते हैं वो सिर्फ एक समरी की तरह से बन के रह जाते हैं, या फिर वही भूतो न भविष्यति की श्रेणी में वो किताब को रख देंगे कि इससे बेहतर कुछ लिखा ही नहीं गया और वो खत्म हो जाएगा। तो वो रिव्यूइंग ने मुझे सिखाया है। और रिव्यूज, इंटरव्यूज से मैं यही चाहता हूँ कि मैं करता रहूं आगे भी, और तमाम नई किताबों पर बात करता रहूं, क्योंकि वही एक तरह से जो लिटरेरी वर्ड ने मुझे इतना कुछ दिया, जो भी सब लोगों ने मुझे दिया, पत्रिकाओं ने दिया, पत्रिकाओं के संपादकों ने, प्रकाशकों ने, रिव्यू एक तरीका है कि मैं वो थोड़ा सा उन्हें लौटा पाऊं। तो इसीलिए मैं रिव्यूज की तरफ आया। अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं तो ट्रांसलेशंस, मुझे लगता है ट्रांसलेशंस मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि दो लैंग्वेजेस का जो एक बीच का एक समन्वय है, दोनों भाषाएं, अंग्रेजी और हिंदी, कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। हालांकि बहुत अलग अलग भाषाएं हैं, उनके नुआंसेस बहुत अलग अलग हैं, उनको बोलने का, उनके एक्सप्रेशन, सब कुछ बहुत अलग है।
तो कहीं ना कहीं जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो, जब जब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ और एक बाइलिंगुअल राइटर की हैसियत से बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं ट्रांसलेशंस करूं, क्योंकि ट्रांसलेशंस करने में मैं हिंदी से जब इंग्लिश कर रहा हूं तो मैं दोनों ही भाषाओं को, या इंग्लिश से हिंदी, दोनों तरह से मैं ट्रांसलेशंस करता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं दोनों भाषाओं की बारीकी को समझ पाता हूं। तो वो बारीकी भाषा की जो है, क्योंकि मैं एक भाषा का, मैं ना हिंदी लिटरेचर का ना इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूं, तो मुझे वो भाषा पर जो पकड़ है वो मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन ने कहीं ना कहीं सिखाई है। और एडेड बेनिफिट तो ट्रांसलेशन का है ही कि आप एक अच्छी रचना को एक दूसरी भाषा में ले जा पा रहे हैं। तो वैभव माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका सवाल ये है कि आपकी एक रचना जो जिसे वो बड़ा फॉलो करते आए हैं, ऑल इंडिया पोएट्री कंपटीशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी सन 2018 में। तो अगर आपका मन है तो वो रचना एक बार जरूर आप सुनाइए। अच्छा अब तो मेरे पास शायद वो कविता होगी भी नहीं। मैं जिनका भी ये सवाल है, अगर वो अपना ईमेल छोड़ देंगे तो मैं उनको ईमेल जरूर कर दूंगा, लेकिन अभी तो ढूंढ पाना मुश्किल तो है। कविता बहुत पुराना अब जो दर पे आया है, अगर उसे लौटा दिया जाए तो फिर माहौल थोड़ा डावाडोल हो जाता है। लेकिन एक रचना आपके मन की आप सुनाई और दर्शकों को मैं जोड़ता हूँ। अच्छा, कविता सुनानी है तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैं मोबाइल से ही कनेक्टेड हूँ और मेरी सारी पोएम्स इसी मोबाइल में है। तो मुझे पहले पता होता तो शायद मैं अपनी कुछ कविताएं बाहर निकाल के फोटोस्टेट करा के रखता। लेकिन कैसे सुनाया जाए? मैं किताब में से कुछ सुना सकता हूँ। जो इच्छा हो, जो मन का हो, मुझे लगता है कुछ भी सुना दीजिए जो आपके दिल के नजदीक हो, करीब हो। अच्छा, तो आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी किताब लाता हूँ और किताब पे छोटा सा वो सुनाता हूँ। सिर्फ एक मिनट। जब तक केशव जी किताब लेके आ रहे हैं, मैं इन्हीं की पहली किताब के बारे में जिक्र कर लेता हूँ। खिड़की से इनका रिश्ता कोई पुराना नहीं है, खिड़की शब्द से। इनकी जो पहली किताब थी, ये दिल है कि चोर दरवाजा। तो ये जो दरवाजा है, इसी की कोई मौसेरी बहन है खिड़की, जिसके साथ ये आज जुड़ चुके हैं। दिल है कि चोर दरवाजा बेहद बेहतरीन किताब है। जहां से मिले, जैसे मिले, डिजिटल कॉपी मिले, ऑडियो बुक मिले, दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ, सुने जरूर, पढ़े जरूर और अपने जीवन के नए आयामों को उस चोर दरवाजे के सहारे पाएं। चलिए, तो मैं दिल है कि चोर दरवाजा इसी में से कुछ सुना देता हूँ। मैं पहली कहानी मेरी है मछली के कांटे, उसमें से उसका शुरुआती ही कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मछली के कांटे। उसकी उंगलियों के पोरों का दबाव जैसे कोमल किसलय पर टिकी ओस की बूंद। उसकी छुहन जैसे तेज हवाओं का बांस के मोटे तनों से टकराना, एक मदमाते स्वर का पनपना और सब दिशाओं में गूंजना। उसकी देह जैसे पूस की रात में दूर जलता अलाव। बिस्तर पर लेटे हम दोनों निस्तब्ध मौन को महसूस थे, एक दूसरे के बालों में अंगुलियां फिराते, तेज रफ्तार से धड़कती घड़ी के दिल की टिक टिक सुनते, जैसे नदी के तेज बहाव के बीच पड़े दो पत्थर। इच्छाएं जैसे गर्म रेत के सूखे कण हवा में गोल गोल चक्कर लगाते, बवंडर में घुलते, खोजते पानी की नीली ठंडी सतह। वो तैर जाना चाहता था मुझ में, मेरे शरीर की गोते खाती नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण नदी में, पर मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता था। उसने कोशिश की, अपने हाथों का दबाव मेरी जांघों पर बढ़ाया, पर मुझे दिखाई देने लगी लाल दहकती आंखें। महसूस हुआ शरीर में भरता निर्लिप्ति का एक भाव, जैसे दूर छूटता नदी का तट। क्या हुआ अवधेश? उसकी आवाज
बगुले के परों की तरह फड़फड़ाती हुई आई। कुछ भी तो नहीं, नींद आ रही है। डर का एक खंजर मेरे कलेजे में बेरहमी से घुप गया, गला आंसुओं से रुंध गया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बताओ तो। उसकी आवाज में छटपटाहट खत्म हो चुकी थी। उसने मेरी छाती पर अपना सिर रख लिया और तर्जनी के इशारे से चांद दिखाने लगा। बादलों के बीच ढका चांद कितना सुंदर लग रहा है। शायद आज पूर्णिमा है। वो देखो, वहां से अभी अधूरा है। 2-3 दिन में होगी पूर्णिमा। मैंने इशारे से उसे दिखाया। तुम्हें तो हर चीज में नुक्स निकालने की गंदी आदत है। बाय द वे, दिल, this is this is such a heteronormative way that whole is beautiful. मैंने कब कहा अधूरी चीजें सुंदर नहीं होती, बल्कि अधूरापन तो ज्यादा आकर्षित करता है। ज़ायगार्निक इफेक्ट। फिर भी पूरा मेरे लिए अधिक सुंदर है। एक भौंडे चेहरे वाले कृष्ण, दूसरे तीखे नैन नक्श वाले। तुम बताओ किसके सामने तुरंत सिर झुका लोगे? दोनों के सामने। लेकिन वो तो श्रद्धा के कारण। ये जो दीवार पर तुमने गोरे घुंघराले वालों वाले बुद्ध बनाए हैं, क्या तुम्हें लगता है ये असली बुद्ध से जरा भी मेल खाते होंगे? वो सब छोड़ो। कल क्यों तुम उठकर अचानक चाचा चाचा चिल्लाने लगे थे, फिर घूं घूं कर रोने लगे थे? क्या तुमने बताया क्यों नहीं? मैं एकदम शर्मिंदा। मैंने अपनी आवाज कड़ी कर उसका सिर छाती से हटाया और उसकी ओर पीठ करके मैंने आंखें मीच ली। रात बहुत हो गई है, अब तुम भी सो जाओ। तो ये पहला पार्ट है। लंबी स्टोरी है तो उसका पहला पार्ट है ये, मछली के कांटे किताब में। और जी। जो मुझे मुतासिर किया कुछ लाइनों ने, जैसे कि जब आपने उसका इनिशियल डिस्क्रिप्शन दिया था, या यूं कि होलसमनेस के बारे में जो आपने अपने वाक्य कहे कि क्या पूरा होना ही जरूरी है, क्या पूरा होना ही, क्या कंप्लीशन ही उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए नेसेसरी है क्या, कुछ इस तरीके का जो आपने कहा, बहुत रिलेटेबल सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और एक इन डेप्थ व्यू जो है आपका उसको बहुत अच्छे से प्रदर्शित करता है। और एक शेर है बहुत अच्छा कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, यार बिछड़ना भी जरूरी है साथ रहने के लिए, पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए। तो जो आप ये अपना स्टोरी नरेट कर रहे थे, मुझे ये शेर बार बार मेरी मेमोरी में कौंध रहा था। बहरहाल मैं आता हूँ आपकी बातों से, आपके लिए ही बुने हुए सवाल लेकर। द हिंदू, कारवां, ओपन मैरिज, स्क्रॉल आदि बहुत सारी मैगजीन्स, जर्नल, क्रॉनिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में आपके राइटअप छपते रहे हैं, आपके रिव्यूज छपते रहे हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाइए और मुझे बताइए जो पहला रिव्यू आपने लिखा था वो किस चीज का? मुझे लगता है कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहला रिव्यू मैंने लिखा था अर्जुन राजेंद्रन की किताब है वन मैन टू एग्जीक्यूशंस। आई होप आई एम टेकिंग द राइट नेम ऑफ द बुक। मुझे अच्छे से याद नहीं है, और मैंने अपनी पत्रिका जैगरी लेट, उस समय मैं अभी भी हूँ, लेकिन पत्रिका कुछ समय के लिए बंद हुई है अभी। मैं वहां पर पोएट्री एडिटर हूँ, तो वहां के लिए मुझे लगता है कि जो एक पहला फुल फ्लेज्ड रिव्यू लिखा था जिससे मैं बहुत खुश था, शायद वो था। और उसके बाद फिर तमाम रिव्यूज आए। अगर मुझे सही याद है, पता नहीं सही याद है कि नहीं, क्योंकि कभी याद रखने की कोशिश नहीं की, और सोशल मीडिया पे भी मैं उस तरह से बहुत एक्टिव नहीं रह पाता। तो मैं बिल्कुल मान नहीं सकता कि आपको याद ना हो। और जहां तक मेरी रिसर्च है, जहां तक टीम की रिसर्च है, जो आप कहते जाना बिल्कुल सही, और बिल्कुल उससे, जैसे बचपन में हम कहते थे ना मैच द फॉलोइंग, तो आपकी हर बात एकदम सही सटीक मैच हो रही है। दूसरों की रचना को रिव्यू करते करते रचना से रचनाकार तक का सफर तय करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कौन से रचनाकार ने मुतासिर किया, किन रचनाकारों को आप अधिक पसंद करते हैं,
किस विधा पर आएंगे वो खैर अलग बात है। पहले आप मुझे रचनाकार बताइए, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश तीनों। आ, हिंदी में अज्ञे, अगर एक राइटर की बात करूं तो अज्ञे अज्ञे के नदी का द्वीप, शेखर, अपने अपने अजनबी, तीनों ही, और उनकी एक डायरी है और फिर उनके यात्रा वृतांत है। मुझे अज्ञे बहुत पसंद रहे और अज्ञे ने जरूर मेरे प्रारंभिक लेखन पर बहुत प्रभाव डाला। फिर तमाम लेखक, निर्मल वर्मा, जिसमें मुक्ति बोध, जिसमें फिर मृदुला गर्ग, तमाम लेखक जो है वो जुड़ते चले जाते हैं। उमा शर्मा, योगेंद्र आहूजा, तमाम तमाम हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उन राइटर्स का बहुत प्रभाव रहा। इंग्लिश में भी मुझे लगता है कि सब राइटर्स, टॉल्स्टॉय, चेखव, मोपासा, गोगोल, वही मुझे लगता है कि जो सबके शायद फेवरेट होते हैं वही मेरे भी रहे। और एक राइटर का इंग्लिश में उतना मेरा मतलब, मैं उस तरह से किसी राइटर को बहुत रिलीजियसली मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। मैं जो भी मुझे पढ़ना होता है क्लासिक्स में वो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन एक राइटर को समग्र रूप से मैं अभी नहीं पढ़ पाया हूँ। तो इंग्लिश में एक राइटर कहना मुश्किल है, बट हाँ, तमाम चीजों के लिए, मैं तमाम चीजें पढ़ने के लिए, तमाम, मुझे लगता है एक स्टाइल की चीजें जब आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अलग अलग राइटर्स के पास जाते हैं। तो वैसा मुझे लगता है कि रहा है। पर हिंदी में और पूरी तरह से अगर मैं अभी इस समय पर कहूँ तो अज्ञे मेरे सबसे पसंदीदा लेखक हैं। क्या बात है, चॉइस ऑफ लिटरेचर जहां से उसका सोच रहे, एक राइटर की चॉइस से पता चल जाता है कि वो कितनी इन डेप्थ रखता है। आगे एक बेहतरीन चॉइस है और मैं ये कहता हूँ ये इनका विकल्प भी नहीं है। अपने आप में जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है बेहद बेहतरीन है और इन डेप्थ नॉलेज के साथ लिखा है। बहुत मुख्तसर जबान में कहूँ तो छिछला सागर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सवाल को लेते हुए अगले सवाल पर आते हैं। क्या आप उर्दू में भी रिव्यू वगैरह करते हैं? नहीं, मेरी उर्दू बहुत कमजोर है। मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ पर उर्दू में बिल्कुल भी नहीं। मैं उर्दू के बहुत चंद शब्द ही जानता हूँ। उर्दू में बिल्कुल रिव्यू ना कुछ भी नहीं। हालांकि मुझे उर्दू के लेखक बहुत पसंद हैं, पर हाँ, मैं जानता नहीं हूँ उर्दू। जी, में प्रवेश करने से मेरा तात्पर्य न सिर्फ आपको ये पूछना था कि क्या आपने रिव्यू किया, बल्कि मेरे को ये भी करना था कि थोड़ा मैं आपको पुश करूं, क्योंकि जिस हिसाब से आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स है, जिस तरीके से आप शब्दों की कार्विंग करते हैं, मुझे लगता है जैसे हिंदी की कविताओं को आपने बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया है और ट्रांसलेशन वर्क आपका रहा है, आप उर्दू की कुछ बहुत खाली चीजों को भी उतनी ही प्योरिटी के साथ हिंदी में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन रहेगा, बहुत मार्मिक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये जरूर एक बार करिए। और उसमें भी मैं आपको बहुत हक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हक से कह पा रहा हूँ कि आप बहुत कठिन जबान वाले राइटर को चुनिएगा और ताकि दर्शक उसके आयाम को बहुत आसानी से जज कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से उर्दू सीखूं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बहुत पुश कर रहे हैं मुझे काफी समय से कि तुम उर्दू सीखो, और आप भी कह रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम और आपकी बात मुझे याद रहेगी और मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि उर्दू सीखूं और उर्दू में जिस तरह से आप चाहते हैं, उर्दू से इंग्लिश, उर्दू से हिंदी ट्रांसलेशन कर पाऊं। ये मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत फेमस राइटर हैं उर्दू के, उनकी एक ट्रांसलेटेड किताब मैंने पढ़ी इंग्लिश में और मुझे बड़ा बुरा लगा कि मुझे 1.5 पेज पढ़ने के बाद उस किताब को बंद करना पड़ा, क्योंकि कहाँ वो उर्दू एक इनडेप्थ चीज के साथ आ रही थी, बहुत गहरे थॉट्स उसमें थे और इंग्लिश में मानो बिल्कुल खत्म थी वो रचना। इट वाज मेयरली अ सिंपल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो शायद गूगल करके दे देता। तो क्योंकि
वो रूल की मिस हो चुकी थी, उसको ट्रांसलेटेड वर्क को पढ़ने का और उसको पढ़ते हुए समझने का मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ, मन इनफैक्ट खट्टा हो चुका था। लेकिन मैंने आपके क्योंकि ट्रांसलेटेड वर्क देखे हुए हैं और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उसकी सोल को बहुत कैप्चर करके रखते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इज नेसेसरी व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग अ वर्क और ट्रांसक्रिप्टिंग अ थिंग, एंड आई वुड रियली कांग्रेचुलेट एंड अप्रिशिएट यू फॉर द सेम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब देखिए, मेरे सवाल तो चलते रहेंगे क्योंकि नाम जैसा आपको मालूम ही है, वकील है, पेशे से वकील है, तो सवाल तो करने ही है, जवाब आएंगे, सवाल होते रहेंगे। उससे पहले एक और रचना आपकी सुनते हैं, ताकि दर्शकों को भी ये ना लगे कि बातें ही हो रही है, कुछ लिटरेचर की पूजा भी जरूरी है। तो क्या मुझे क्या कोई कविता सुनानी होगी? मैं किताब मेरे पास है, मैं किताब में से सुना सकता हूँ। एप्रोप्रिएट समझे इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, आप बस उसे सुनाइए। दूध में चीनी की तरह घुल जाने का काम दर्शक और मैं, हम दोनों कर देंगे। आप इतना मीठा बोलते हैं। मैं उजाला जी से जब बात हुई थी तो हमने यही सोचा था कि हम किताब पर नहीं बात करेंगे, लेकिन आपने मुझसे कितना कुछ किताब से पढ़वा लिया और मुझे बड़ा ही ये नार्सिसिस्टिक लगता है कि आप अपनी किताब की बात करे जाते हैं। तो मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था, बट आप कह रहे हैं तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जो दिखता है वो बिकता है, पर लेखन में थोड़ी सी चीज हो जाती है, जो अच्छा लिखता है वो बिकता है। तो क्योंकि आपका इंटरव्यू लेने का मौका मुझे मिल रहा है, तो मैं आपकी ही किताब के बारे में दर्शकों को अवगत कराऊंगा। और मुझे मालूम है, जब आप अपना चॉइस ऑफ वर्ड्स को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो भी आपके लिखे हुए से बहुत मुतासिर होंगे और आपकी किताब को लेकर पढ़ना चाहेंगे, और शायद उस लिखे हुए में से बहुत अच्छी चीजों को अपने अंदर जज्ब करके अपनी लाइफ के डिसीजंस को बेटर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तितलियों की तलाश में एक कहानी है जो कि एक कपल की कहानी है जिनके छोटे से 6-7 साल के बच्चे के साथ अपरेंटली सेक्सुअल अब्यूज का कुछ इंसिडेंट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और वो छोटा बच्चा लड़का है और ये जो कपल है ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से एक जो परपिट्रेटर है, जो असॉल्टर है, उसको पकड़ पाए, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। और उसी बीच में उनकी शादी में भी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं। वो उनकी जो शादी थी वो पूरी तरह से अनडन होने का, जो अनडन एक शब्द है इंग्लिश का, वो हो गया है। तो मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ। शाम को थेरेपिस्ट आहूजा के क्लिनिक की ओर जाते हुए जब सारिका ने लाल बत्ती पर गाड़ी रोकी, उसे पूनम की याद आई। समझ नहीं पाई क्यों वह सुबह पूनम पर इस तरह से झल्ला पड़ी थी। फिर वही मध्य वर्गीय कंडीशनिंग उसके कानों में गूंजी, जो चीख चीख कर उसे दोषी करार दे रही थी। नाम के आगे डॉक्टर लगने से क्या उखाड़ लिया, जब बच्चा और पति दोनों ही हाथ से बाहर चले गए। लेकिन फिर वह वही तर्क देकर अपने को शांत करने की कोशिश करने लगी, जो मार्टिन के समय देकर उसने अपने आप को फुसला लिया था। ऐसे ही थोड़ी वैज्ञानिकों ने इंसान को एनिमेलिया में शुमार किया है। चाहे हम जितनी मर्जी जिरह करें कि मन स्पिरिचुअल बीइंग है, मेटाफिजिकल है, ट्रांसकेंडेंटल है, फला ढिमका है, शरीर तो ठहरा बेचारा जानवर जो केवल भूख की कुलबुलाहट समझता है और उसे मिटाकर चैन की झपकी लेने के आदम तरीके। वो कैसे नहीं लपकेगा सामने पड़े ताजा गर्म गोश्त पर। कितना मुश्किल रहा था लीड्स तक का उसका यह सफर। 3 सालों से हर साल कितने कॉलेजों के एप्लीकेशन फॉर्म भरती रही थी, जब अंत में उसे यह ऑफर मिला था। उसने सुधीर को बताया था तो उसे पहले ये मजाक लगा था, फिर जब उसने दोबारा गंभीरता से दोहराया था तब वह बिफर गया था। जब परमानेंट नौकरी है तब एक और डिग्री बढ़ा लेने से क्या फर्क पड़ता है। उसकी बात ठीक थी। वो ठहरा कॉर्पोरेट का मंझा हुआ खिलाड़ी जिनका दिमाग
धीरे धीरे नफा नुकसान तोलने वाला तराजू हो जाता है। फिर उसने जोड़ा था, हाँ बात अलग होती जब अगर बाहर नौकरी करने जाना होता, ये क्या कि अपने पल्ले से पैसे खर्च करके डिग्री करो, फिर भी तनख्वाह उतनी की उतनी। तब तो यह निरी बेवकूफी है, प्योर सेंटिमेंटालिटी। सास ससुर माँ बाप ने बच्चे का हवाला दिया था। बच्चा सब कुछ होता है का महामंत्र उन्होंने बार बार हर शाम दोहराया था। लेकिन औरतों को घर की चौहद्दी में कैद करने में आदिम समय से 100% कारगर वह महामंत्र उस पर नहीं चला था। और उसने कह दिया, अगर सुधीर को बाहर जाना होता तो। इस तर्क का भला कोई क्या जवाब देता। तब सबने यही कहकर पिंड छुड़ाया था, तुम जानो तुम्हारा पति जाने। अनायास ही सुपरमार्केट में मार्टिन से टकरा गई थी। वे सर्दी के दिन थे, बर्फबारी के मनहूस दिन, दिन रात धड़ 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 ओले गिरने के दिन, जब आकाश मटमैले रंग का हो चला था और सूरज कोहरे की मोटी परत भेदने की कोशिश करता करता हर रोज परास्त हो रहा था। लैब की छुट्टी हो गई थी और वह गहरे अवसाद में डूबती जा रही थी। 4 बजे नींद खुल जाती, पर ना दोबारा नींद आती और ना ही बिस्तर से खड़े होने का मन करता। वह बिस्तर पर लौटती रहती, करवटें बदलती रहती, कभी कोई किताब खोलती, कभी कोई गाना सुनती और ऐसे ही बिना खाए पिए घंटों पड़ी रहती। तब मार्टिन लाल लपटदार सूरत सा उसके जीवन में आया था। पेट शॉप का मालिक 30 साल का मार्टिन काम से जल्दी आकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता, उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर रगड़ता और तितलियों के जीवन का कोई रहस्यात्मक तथ्य उसे सुनाता। ये पत्तों पर इसलिए बैठी रहती हैं ताकि अपना खून गर्म करके उड़ सकें। तितलियां अपने पैरों से सूंघती हैं, फिर उन्हीं पत्तों पर अंडे देती हैं जिन्हें प्यूपा खा सके। यह सुनते ही अनायास उसे अनुभव और सुधीर की याद आ जाती। मार्टिन की उंगलियां जो उसकी कलाइयों पर बटर की टिकिया जैसी फिसल जाया करती, अचानक चीड़ की लकड़ी जैसी खुरदुरी हो जाती। विरक्ति और वितृष्णा का मिला जुला भाव उसमें बैठ जाता। न जाने कहां से सुर्ख लाल बड़ी बड़ी आंखें जिनकी भूरी पुतलियां फैली हुई होती उसके दिमाग में टंग जाती। मन में क्यों, क्या, कैसे, किस लिए के अनवरत सवाल गूंजने लगते और वह मार्टिन से छिटक कर अलग हो जाती। इसमें बहुत सारे पात्रों के नाम हैं और मतलब मैं बता सकता हूँ पूरी कहानी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये कहानी समालोचन एक वेब पत्रिका है ऑनलाइन, वहां पर उपलब्ध है और किताब में तो है ही। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को ये कहानी पढ़ने का मन हो और इस पैसेज से उनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना है इस कहानी में, तो वो पढ़ें और बताएं कि इन्हें कैसी लगी। गजब का बना है और निश्चित रूप से जिस हिसाब से मैंने कह ही दिया था आपको कि बहुत घुलनशील वाली चीजें हैं ये, और आपने बहुत अपने मेडिकल करियर से भी जो टर्म्स उठाई थी मैं एकदम बखूबी समझ पा रहा था कि बेहतरीन तरीके से आपने उनको वीव किया, अपनी कहानी में बहुत अच्छे से पिरोया और काफी मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये पूरा मोमेंट रहा। में ये बहुत रिलेटेबल मुझसे इसलिए था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कोई स्क्रीन प्ले नरेट कर रहा है। और मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या आप इस विधा में भी अपना हाथ आजमाने वाले हैं बहुत जल्द? आर यू थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ स्क्रीन प्ले? अभी नहीं, अभी कुछ भी ऐसा अभी कुछ ऐसा है नहीं दिमाग में, लेकिन कुछ ऑफर्स आए हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं कुछ लिखूं फिल्म्स के लिए या शॉर्ट सिनेमा के लिए या ओटीटी के लिए। तो देखते हैं, वो कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक मेरा मन नहीं है कि मैं सारी विधाएं करूं और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन की तरह से रह जाऊं। तो देखते हैं, समय ही बताएगा। अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं। मुझे यकीन है कि कभी ना कभी हम आपके इस विधा को, इस स्पेस को, इस डायमेंशन को भी एक्सप्लोर करेंगे जिसमें हम आपका लिखा हुआ सिनेमा पर
किसी और के अभिनय के रूप में देखेंगे। बिल्कुल, यही मेरी शुक्रिया। शुभकामनाएं। बहरहाल जी। शर्मा जी का एक सवाल है कि इंग्लिश के लेखकों के बनिस्बत आप हिंदी राइटर्स पर कम रिव्यू क्यों लिखते हैं? तो चूंकि मैं एक लॉ स्टूडेंट रहा हूं, तो आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी तो काफी मैं प्रोपोगेट करता हूं, और कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं इंग्लिश की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है, हिंदी में आप कुछ कम रिव्यू कर रहे हैं, तो इसकी कुछ खास वजह? मुझे लगता है कि उसका एक सीधा सा अगर मैं जो शायद एक जवाब हो सकता है, मैं उन्होंने इस बात को पकड़ा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन मैंने बहुत सारे ट्रांसलेशंस के रिव्यूज किए हैं, और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो है वो हिंदी की किताबों को रिव्यू नहीं करते हैं, और हिंदी में जितने भी रिव्यूइंग स्पेसेस हैं वो बहुत ही क्लटर्ड है, और उनकी जो सेंसिबिलिटीज है वो उन सेंसिबिलिटीज से नहीं मिलती जिनसे मैं काम करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मैं एक छोटा रिव्यू लिखना चाहता हूँ, लेकिन एक सार गर्भित रिव्यू लिखना चाहता हूँ, लेकिन तमाम हिंदी की पत्रिकाओं में 2-2.5-3 हजार शब्दों के रिव्यू को ही जो है वो रिव्यू माना जाता है, उससे कम को वो रिव्यू मानते ही नहीं है। और मैंने इनिशियली कुछ किताबों के रिव्यू किए थे, वाणी प्रकाशन से कुछ किताबें आई थी जिनके मैंने रिव्यू किए थे, लेकिन क्योंकि यही इसी तरीके की दिक्कतें हो रही थी, और बहुत लंबा लिखने की मेरी आदत नहीं है, किसी किताब को बहुत खींच खींच के उसकी कहानी बताने का, सिर्फ सेंसिबिलिटीज का मुझे लगता है कि फर्क है, तो इसीलिए शायद हिंदी के अखबारों के लिए मैं उस तरह से लिख नहीं पाया, हिंदी की पत्रिकाओं के लिए मैं नहीं लिख पाया, और कोई खास कारण नहीं है। मैं चाहता जरूर हूँ कि हिंदी की भी किताबों के उसी तरह से रिव्यू कर पाऊं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वैसे स्पेसेस बने हैं। कुछ ऑनलाइन स्पेसेस जरूर धीरे धीरे बनने लगेंगे हिंदी में, मुझे लगता है, लेकिन फिलहाल अभी बहुत स्पेसेस नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपने बहुत स्मार्टली इस प्रश्न का जवाब दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि शायद आप बहुत कहते हैं ना, हमारी लॉ की लैंग्वेज बड़े तरीके से खेल गए, वो वाली चीज थी, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस प्रकार की विधा में आप लिखते हैं, जैसे आप मुखर विचार रखते हैं, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स को चुनते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो शायद उतने डाइजेस्टिबल नहीं होते, तो हिंदी की पत्रिकाओं का, न्यूज़पेपर्स का पाचन शायद उतना अच्छा नहीं है कि वो आपके उच्च स्तरीय, या फिर यूं कहूं कि आपकी हटके जो चॉइस है उसको डाइजेस्ट कर पाए, उसको पचा पाए। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। शायद बिल्कुल। अब मैं वही बात है कि मेरे पास अपनी किताब के संदर्भ में कहने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि हम अपनी किताब पर, और क्योंकि मैं कुछ पत्रिकाओं के लिए मैं चाहता था कि इस किताब का रिव्यू हो, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं वही होता है, और मतलब हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हिंदी की ऑडियंस पर से बहुत रिग्रेसिव है, या वहां पर न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि हर कहानी जो इस कलेक्शन में है बहुत ही मुझे लगता है बहुत न्यू सेंसिबिलिटीज के साथ आती है। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट्स दिए, बहुत अच्छा इसका वो हुआ, लेकिन इन जनरल जो एडिटर्स होते हैं न्यूज़पेपर्स के, वो यूजुअली जो है मुझे लगता है कि वो बचते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और एकदम से किसी भी खोल से बाहर आ पाना भी उतना आसान नहीं होता। क्षमताओं के परे चली जाती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि देखिए, डिश भी बहुत शानदार है, परोसना भी चाहते हैं, लेकिन जो है खाने वाले भी तैयार हैं, लेकिन परोसने वाला तैयार नहीं है, तो अब वो डिश जो है ठंडी हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ से उस डिश को अगर आप दर्शकों से, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू कैन नॉट गो एंड ईट, तो फिर आप टेक अवे वाले सेंटर से भी उस डिश
का आनंद ले सकते हैं। कहने का ये मतलब, कहने का तात्पर्य ये कि केशव जी की किताब का रिव्यू अगर कहीं और ना मिले तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप सीधे सीधे किताब लेके भी तो पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन बुक करके भी पढ़ सकते हैं। बाकी जहां पर केशव गुप्ता जी का लेखन अवेलेबल है, इनके रिव्यू अवेलेबल हैं, इनके मुखर विचारों को आप पढ़ सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं ऑडियो फॉर्मेट में, और जहाँ कहीं पे कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हैं, बाकी टेक्स्ट तो है ही। तो जुड़िए, और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को बांध के न रखें। शेर को बांध दिया जा सकता है, शेर को पिंजरे में कैद कर दिया जा सकता है और आप उसको देख के खुश हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली शेर कैद होने के लिए बना नहीं, और शेर को आपने पिंजरे में डाल दिया, इसीलिए जंगल कट रहे हैं। अगर जंगल में होता तो जंगल का राजा प्रोटेक्ट कर लेता। शेर के सामने जब तक पिंजरे में है तब तक तो इंसान की घिघी बंद ही रहती है, अंदर बाहर जैसे ही शेर दहाड़ा भी तो एक बार को थोड़ा सा टर्बुलेंस आ ही जाता है दिमाग में। तो वैसे ही कुछ केशव जी के टॉपिक्स हैं और वैसे ही कुछ केशव जी का लेखन है, जो समाज की ये जो कागजी दीवारें हैं, इनको फांद के, इनको तोड़ के, इनको गलाकर एक नए आयाम में अपने आप को ढालने के लिए, नए सांचे में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। तो और कुछ बातें करते हैं केशव जी के बारे में। ये पोइट्री सोसाइटी यूके से जुड़े हुए हैं, ये अखिल भारतीय युवा कथाकार अलंकार से इन्हें नवाजा जा चुका है। तो जिनसे बात करने का मुझे इस वक्त मौका मिल रहा है, मेरे दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इनके आप विचार पढ़ें और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करें इनका लेखन को पढ़ते हुए, क्योंकि न सिर्फ नेशनल अवार्ड बल्कि बर्डफूड प्राइज भी इन्हें मिल चुका है। तो उसके बारे में बताइए सर, ये जो इंटरनेशनल आप राइटिंग को लेके जा रहे हैं, इस सफर के बारे में भी थोड़ा सा एनलाइटन करें। नहीं, मुझे लगता है कि इंग्लिश इस तरह से एक दूसरा कारण ये भी है कि मैं इंग्लिश का हाथ नहीं छोड़ना चाहता, इंग्लिश राइटिंग से अपने आप को पूरी तरह से काटना नहीं चाहता, क्योंकि इंग्लिश में अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त हैं। और कहीं ना कहीं ये जितने भी अवार्ड्स के आपने नाम लिए, ये सब इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं और इनमें अप्लाई करना बहुत आसान होता है और आप घर बैठे ही अप्लाई कर देते हैं। और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक तरह से, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जिस स्तर का लेखन हो रहा है अभी, तमाम गीतांजलि श्री हैं, विनोद कुमार शुक्ल को पेन नेबकोफ मिला, तमाम पुरस्कार अब हिंदी को मिल रहे हैं। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि कोई स्तर कम था, लेकिन प्रॉब्लम बस वही है कि उस वहां तक पहुंचने का एक पूरा एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस में जाना उतना आसान नहीं है। तो वो प्रोसेस को समझना पड़ता है, और वो प्रोसेस को मैक्सिमम राइटर जो है वो नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश हैज ऑलवेज हेल्प मी टू बी इंट्रोड्यूस इनटू दैट स्पेस। तो उससे मुझे लगता है कि मेरा हिंदी लेखन भी उस तरह से जो एक घेटो ऑफ हिंदी लिटरेचर है उसमें नहीं घुट गया, और वो इंग्लिश पढ़ने वाले लोग भी उसे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की मैगजीन्स में किताब के रिव्यूज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज हो पाई है। और इंटरनेशनल अवार्ड्स तो आप कोई भी इंसान जो है वो भर सकता है, और मतलब ऑब्वियसली वहां पर एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और उनके सिलेक्शन रेट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के या हिंदी में लिखने वाले लोग वहां तक नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अप्लाई करना बहुत आसान है। हालांकि मैं भी यही कह रहा हूँ, अप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन उस अप्लाई के बाद अवार्ड आपको सप्लाई हो जाए, ये बड़े कठिन काम है और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और वैसे ही कुछ मेहनत केशव जी अपने लेवल पे कर रहे हैं, साहित्य के लिए खिड़की अपने लेवल पे कर रहा है। तो थोड़ा सा रैपअप के दौरान, रैपअप की तरफ मुड़ते हुए मैं आपसे यही पूछता हूँ कि खिड़की के नाम एक संदेश आपके द्वारा। खिड़की के नाम यही संदेश रहेगा कि ऐसे बहुत मैं देखता हूँ कि जितने भी इंस्टाग्राम पे चैनल्स बने थे, वो चैनल कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक वॉइस को
आगे बढ़ाने के लिए बने थे। लेकिन जिस तरह से वो प्रोपेल हुए, जिस तरह से उनका आगे जो उनका भविष्य रहा, वो मुझे बहुत निराशाजनक रहा, क्योंकि वो बहुत फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, गेट कीपिंग, तमाम जो चीजें जिसके एंटागोनिज्म में वो बने थे, उन्हीं चीजों को उन्होंने फिर से रीइंफोर्स किया। तो मुझे बस खिड़की और उजाला जी और आपको केवल यही मुझे लगता है कि यही मेरा संदेश है, या यही बात है कि आप अपने स्पेस को कैसे डेमोक्रेटिक बनाए रखें। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वो कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि लेखन बहुत उत्कृष्ट दर्जे का हर भाषा में हो रहा है, और हिंदी में तो खास तौर पर हो रहा है, जिसकी भनक दूसरे भाषाओं को या यंग जनरेशन को नहीं मिल रही है, या वो ये समझ रहे हैं कि हिंदी बहुत ही रिग्रेसिव है, हिंदी में वो सब बातें नहीं हो पा रही हैं जो कि इंग्लिश में हो पा रही हैं, वो डिस्कोर्स नहीं है हिंदी में। तो वैसा कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि खिड़की जो है वो एक तरीका है, एक जरिया है, एक माध्यम है, जिससे कि ये जो एक मैसेज है वो पहुंच रहा है, और यूथ जो है वो जुड़ रहा है हिंदी साहित्य से। तो मुझे यही मुझे कहना है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मंच दिया, आज हम बात कर पाए। बहुत ही सार्थक बात रही, और ऐसे ही अनेक मुझे लगता है कार्यक्रमों में हम मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे और बात करते रहेंगे। ये मुलाकातें, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। किंशुक जी के साथ, खिड़की के साथ बने रहिए। मैं नीतीश दादी वकील इसी के साथ आज की शाम से विदा लेता हूँ। शब बखैर। शुक्रिया किंशुक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।